वैदेही अपनी 10 साल की बेटी सिया के साथ किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी। जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। उसके पति ने उसे धोखा देकर दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब उसका कोई नहीं था। पिता के घर जाने के भी सारे रिश्ते बंद हो गए थे, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। माँ बेटी दोनों का पेट पालने के लिए वह एक लाला जी के यहाँ किराने की दुकान पर काम करती थी। लाला जी, 5,000 रुपए में घर का खर्चा नहीं चलता। बेटी स्कूल जाने लगी है, ऊपर से किराया और महीने भर का खर्चा। अब कुछ पगार बढ़ा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अरे, कोई दाल पीसने का काम नहीं करवा रहा हूँ तुमसे। सिर्फ बैठे बैठे दाल बीनती हो या कुछ सामान इधर से उधर रखना पड़ता है, उसमें भी तुम्हें ज्यादा पगार चाहिए है? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं बढ़ा सकता। कहीं और काम देख लो, समझी? ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ मेरा घर सामने है और सिया का स्कूल भी पास है। यहाँ मैं अपनी बेटी को भी अपने पास ही बुला लेती हूँ। दूर काम करूँगी तो बेटी को कैसे देखूँगी? अरे तभी तो कहता हूँ, जो मिल रहा है उसी में संतोष करो। वैदेही का जीवन कष्टों में गुजर रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह स्कूल के बाद सिया को भी अपने पास वहीं दुकान पर बिठा लेती थी, इसीलिए वह बेटी की तरफ से बेफिक्र रहती थी। माँ, आज मेरा लंच मत रखना। लेकिन क्यों सिया, क्या स्कूल में भूख नहीं लगेगी? भूख तो लगती है माँ, लेकिन स्कूल में सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरे साथ कोई लंच शेयर नहीं करता। सब कहते हैं कि इसके लंच में तो केवल रोटी होती है, वो भी बिना घी लगी। कितनी गरीब है ये। माँ, हम गरीब क्यों हैं? मैं सब बच्चों की तरह टिफिन में पकवान क्यों नहीं ले जा सकती? बेटी, गरीब होना हमारे भाग्य में लिखा है, हम इसीलिए गरीब हैं। एक दिन सिया स्कूल से सीधे दुकान पर जा पहुंची। लाला जी उस समय पिज्जा खा रहे थे। सिया ने कहा, माँ, लाला जी पिज्जा खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। सिया, ये बहुत महंगा आता है मेरी बच्ची। मेरी औकात इतनी नहीं कि तुझे पिज्जा खिला सकूं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पिज्जा खाना है तो खाना है बस। वैदेही लाला जी के पास गई और बोली, लाला जी, बुरा न मानो तो एक छोटा सा टुकड़ा मेरी बेटी को दे दो। उसका पिज्जा खाने का बहुत मन है। पगला तो नहीं गई वैदेही? जानती हो ये पिज्जा कितने रुपए का आता है? अरे ये बड़े लोगों के शौक हैं, तुम लोगों के मुंह लग गया तो कहाँ से खाओगी? चलो अपना काम करो। आई बड़ी बेटी को पिज्जा खिलाने वाली। वैदेही अपना सा मुंह लेकर वापस दाल बीनने बैठ गई। माँ, लाला जी ने पिज्जा नहीं दिया ना? काश हमारी भी एक पिज्जा की दुकान होती। ज्यादा मत सोचो सिया, मैं तुम्हें कल खिला दूंगी पिज्जा। जब तक घर जाने का समय हो तब तक स्कूल का काम पूरा कर लो। सिया कभी स्कूल की किताबों को देखती और कभी ललचाई आंखों से लाला जी को पिज्जा खाते हुए देखती। तभी लाला जी के पिज्जा में बाल आ गया। वह गुस्से से बोले, छी, जब से पिज्जा खाना शुरू किया है तब से इसकी नजर मुझ पर टिकी है। इसी की टोक लगी है, तभी तो इसमें बाल निकल आया। अब ये फेंकना पड़ेगा। लाला जी ने पिज्जा फेंक दिया। सिया ने सबसे नजर चुराकर वह अपने लंच बॉक्स में रख लिया। घर जाकर वैदेही रोटियां बनाकर नहाने चली गई। जब वह नहा कर आई तो उसने आकर देखा तो सिया तवे पर रोटी सेक रही थी। वैदेही ने पूछा, ये क्या कर रही है सिया? माँ, रोटी पर पिज्जा बना रही हूँ। कहीं पिज्जा के चक्कर में तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? कैसे बना रही हो पिज्जा? और जो हाथ जल गया तो? माँ, लाला जी के पिज्जा में बाल निकल आया था तो उन्होंने पूरा पिज्जा फेंक दिया था। मैं उसे चुपके से उठा लाई। बाल उसकी रोटी में ही तो था। मैंने वो हिस्सा फेंक दिया और उसका सामान रोटी पर लगाकर रोटी पिज्जा बना लिया। खाकर तो देखो माँ। वैदेही की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सिया को गले से लगा लिया और बोली, मैं कितनी अभागन हूँ जो अपनी बेटी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। क्यों रोती हो माँ? पिज्जा बन तो गया। हाँ, ये उस पिज्जा जैसा नहीं है, पर है तो पिज्जा ही ना।
सिया ने एक टुकड़ा तोड़कर जबरदस्ती वैदेही के मुंह में दे दिया। वैदेही ने कहा, अरे वाह, पिज्जा इतना स्वादिष्ट लगता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो इस तरह का पिज्जा मैं घर में भी बना लूंगी। अब जब कभी सिया का मन पिज्जा खाने को करता तो वैदेही उसे रोटी पिज्जा बनाकर खिला देती और कभी कभी उसके लंच में भी रख देती। माँ, स्कूल में मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि तेरी माँ बहुत अच्छा रोटी पिज्ज़ा बनाती है। अगर वो रोटी पिज्ज़ा बनाने की दुकान खोल लें तो वो सब आपसे रोटी पिज्ज़ा खरीदें। अच्छा, ऐसा कहती है वो? सच में उन्हें इतना अच्छा लगता है मेरा बनाया रोटी पिज्ज़ा? विचार बुरा नहीं है। अगर मैं कोशिश करूं तो रोटी पिज्ज़ा बनाकर बेच सकती हूँ। माँ, तुम पिज्ज़ा बनाकर मेरे स्कूल के सामने बेचना, देखना मेरी सब सहेलियाँ खरीदेंगी। वैदेही ने सोच विचार किया और लाला जी के पास पहुंचकर बोली, लाला जी, इस महीने की पगार दे दीजिए, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। काम पर नहीं आएगी? क्यों, कोई दूसरा काम खोज लिया है क्या? लगता है कोई बढ़िया नौकरी लग गई है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए लाला जी, अपना काम शुरू कर रही हूँ। लो, पकड़ो तुम्हारी पगार। देख लेना, एक दिन यहीं आकर नाक रगड़ोगी कि मुझे काम पर रख लो। लाला जी, नहीं आऊंगी, और आई भी तो कभी नाक नहीं रगड़ूंगी। हाँ। वैदेही चली गई। वह पूरे महीने के खर्च की परवाह न करके पिज्जा बनाने का सामान ले आई। हे परमात्मा, मुझे हिम्मत देना ताकि ये काम मैं अच्छे से कर सकूं। वैदेही ने रोटी पिज्जा तैयार किया और एक ठेले पर स्कूल के सामने लेकर खड़ी हो गई। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल के बाहर रोटी पिज्जा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और अपने माँ बाप से खाने की जिद करने लगे। पहले दिन कुछ बच्चों ने पिज्जा खाया, लेकिन अगले दिन और बच्चे भी घर से पैसे लेकर आए और पिज्जा खाया। देखते ही देखते स्कूल के साथ साथ वहां से गुजरने वाले लोग भी रोटी पिज्जा खाने लगे। कुछ ही दिनों में वैदेही का काम बहुत अच्छा चलने लगा। दूर दूर तक उसके रोटी पिज्जा की तारीफ होने लगी। एक दिन उधर से लाला जी निकल रहे थे तो वैदेही को पिज्जा बनाते देख वहां रुक गए और बोले, अरे वैदेही, ये क्या, तुम पिज्जा बेचने लगी? लाला जी, एक पल इंसान के लिए सबक बन जाता है। मेरी बेटी की एक चाह ने मुझे मंजिल दिखाई और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कम से कम आपके सामने मुझे नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लाला जी अपना सा मुंह लेकर चले गए। समय गुजरता गया और वैदेही का रोटी पिज्जा दिनों दिन उन्नति करता गया। एक बार एक होटल के मालिक अनुराग को उसके रोटी पिज्जा के बारे में पता चला। अनुराग ने उससे पूछा, आपने ये काम कैसे शुरू किया? क्या आपने ये कहीं से सीखा था? अभाव और जिम्मेदारियों में कुछ सीखना नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ खुद ब खुद सीख जाते हैं। मैं तुम्हारे हौसले से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या तुम मेरे होटल के लिए काम करोगी? वैदेही बहुत खुश हुई। उसने हाँ कर दी। अब वैदेही अनुराग के होटल के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगी। सालों की मेहनत के बाद वैदेही की मेहनत ने अनुराग के होटल को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वैदेही, तुम्हारे रोटी पिज्जा की सफलता ने आज तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तुम्हारे बिना मैं और मेरा काम दोनों अधूरे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैदेही को भी जीने का सहारा चाहिए था और जीवन में इतने अच्छे इंसान का मिलना उसकी खुशनसीबी थी। रोटी पिज्जा की सफलता ने उसका तो जीवन ही बदल दिया। गौतम की पत्नी अर्चना बहुत ही संस्कारी थी। वहीं मुकुल की पत्नी तापसी बिल्कुल उसके विपरीत थी। वह हमेशा अर्चना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। अर्चना बोली, तापसी, दूध गर्म कर दिया है, तुम माँ जी को नाश्ता दो, मैं जरा अभी आई। ये दीदी भी ना बुढ़िया की ताकत बनाने में लगी हुई है। एक काम करती हूँ, मलाई हटाकर पानी मिला देती हूँ। शारदा ने कहा, बहू, आज ये दूध इतना पतला क्यों लग रहा है? माँ जी, अपनी बड़ी बहू से पूछिए, दूध तो उन्होंने ही गर्म किया है, मैं तो सिर्फ डाल कर लाई हूँ। हो सकता है दूध वाला ऐसा ही लाया हो। तापसी का यही काम था, अर्चना की सही बातों को भी गलत साबित करना। दीदी, जरा देखो मेरी ये साड़ी, डायमंड का नेकलेस और मुकुल की डायमंड की अंगूठी मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर दी है। सुंदर है ना?
हाँ, बहुत सुंदर है। अगर आपका पहनने का मन हो तो मुझसे मांग लेना, क्योंकि आपके पास तो इस तरह की न महंगी ज्वेलरी है न साड़ी। तापसी, ये तो केवल तन ढकने का साधन है, लेकिन वो सस्ते हों या महंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। तापसी चिढ़कर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि दोनों बहुएं मां बनने वाली हैं। सब लोग बहुत खुश थे। घर में दो दो खुशखबरी, वो भी एक साथ। शारदा बोली, बहू, जब भगवान ने मेरी गोद भरी थी तो मेरी सास ने मेरे गले में पुश्तैनी हार पहनाया था। अब मेरे पास एक ही हार है तो वो मैं दोनों को कैसे पहनाऊं? इसलिए अर्चना, तुम बड़ी हो, इसलिए कुछ महीनों के लिए मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ, फिर तुम इसे तापसी को पहना देना। माँ जी, आप ये तापसी को पहनाइए, वो मुझसे छोटी है, मुझे अच्छा लगेगा। तापसी इतना भारी जड़ाऊ हार देखकर खुशी के मारे फूली नहीं समाई। शारदा ने उसे हार पहना दिया। अब तो दिन रात तापसी यही सोचती रहती, कुछ समय बाद ये हार अर्चना दीदी के गले में चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये हार किसी और के गले में नहीं जाने दे सकती। ये हार सिर्फ मेरा है। तापसी सुनार के पास गई और उससे बिल्कुल वैसा ही नकली हार बनवा लाई। वह हार तापसी ने छिपा कर रख दिया। 8 महीने गुजर गए। एक दिन शारदा बोली, तापसी बहू, अब गोद भराई की रस्म की तैयारी करो। मैं चाहती हूँ कि गोद भराई के समय मैं अपना ये पुश्तैनी हार अर्चना बहू को पहना दूँ। बाकी बच्चे होने के बाद इसे तुड़वा कर मैं तुम दोनों के लिए हार अलग अलग बनवा दूंगी। तापसी तो बहुत खुश थी। उसने तो आगे की सारी तैयारी की हुई थी। वह तपाक से बोली, आप कहें तो मैं दीदी को ये हार अभी पहना दूं माँ जी। नहीं, अभी नहीं, गोद भराई वाले दिन। अर्चना, यहाँ आओ, देखो गोद भराई के लिए तुम दोनों के लिए साड़ियाँ लाई हूँ। दोनों की साड़ी एक जैसी है, लाल रंग की, ताकि दोनों को ये ना लगे कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा अच्छी है। परसों गोद भराई की रस्म है, कुछ मेहमान भी बुलाए हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। मेहमान आ चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। तापसी अपनी साड़ी प्रेस करने लगी तो वह प्रेस से जल गई। वह बोली, हे भगवान, अब क्या करूं? अगर माँ जी को पता चला तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। अब क्या करूं, क्या करूं? क्यों ना चुपके से ये साड़ी दीदी की साड़ी से बदल आऊं? वैसे भी दीदी अभी बाथरूम में है। तापसी जल्दी से अपनी साड़ी तह करके अर्चना के कमरे में रखाई और उसकी साड़ी लेकर आ गई। तापसी फटाफट से तैयार होकर अर्चना से पहले ही बाहर आ गई। लेकिन जब अर्चना ने अपनी साड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी कितने प्यार से हमारे लिए साड़ी लाई थी, लेकिन ये न जाने कैसे जल गई। मैंने तो प्रेस भी नहीं की। अब दूसरी साड़ी पहनूंगी तो माँ जी नाराज होंगी, लेकिन अभी माँ जी मेहमानों में व्यस्त हैं, बुलाऊं भी तो कैसे। अर्चना दुखी मन से दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अर्चना को आते देख तापसी शारदा से बोली, देखिए माँ जी, दीदी ने आपकी दी हुई साड़ी नहीं पहनी, पुरानी साड़ी पहनी है। इन्हें आपकी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। कोई क्या कहेगा, बड़ी बहू ने पुरानी और छोटी बहू ने इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। शारदा ने अर्चना से पूछा, अर्चना बहू, ये सब क्या है? मेरी लाई साड़ी क्यों नहीं पहनी? माँ जी, जैसे ही वह साड़ी मैं पहनने लगी तो मैंने देखा कि वह साड़ी बीच में से जली हुई है। लगता है बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरी लाई हुई इतनी महंगी साड़ी तुमने जला दी। फिलहाल रस्म होने दो, इस बारे में अब बाद में बात करूंगी। तापसी, लाओ मुझे हार दो। तापसी ने बड़ी खुशी से शारदा को नकली हार पकड़ा दिया। रस्म हो गई। शारदा ने अर्चना को हार पहना दिया। तापसी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब पुश्तैनी हार उसका था। गौतम बोला, अर्चना, ये 1 लाख रुपए हैं, जरा अलमारी में रख दो, सुबह ले लूंगा। एक जगह पेमेंट देनी है। तापसी मुकुल से जाकर बोली, मुकुल,
हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? जेठ जी हमें जलील करने के लिए मेरे सामने दीदी के हाथ में लाखों रुपए पकड़ाते हैं। हम जैसे इस घर में नौकर हो। कुछ अपने बच्चे के बारे में भी सोचिए। क्या वो भी आपकी तरह इन लोगों के टुकड़ों पर पलेगा? जेठ जी की तरह कुछ अपने हाथ में रखो। मुकुल के दिमाग में ये बात बैठ गई और वह आए दिन अपने भाई से झगड़ा करने लगा और अंत में बात अलग होने तक पहुंच गई। घर की टेंशन में अर्चना को समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गए। सीढ़ियों से उतरते हुए तापसी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उसे भी लेबर पेन हो गए और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन इत्तेफाक देखिए, तापसी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और अर्चना ने जुड़वा बेटों को। अर्चना बोली, माँ जी, अगर तापसी को ये पता चला कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है तो वह जीते जी मर ही जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में उसे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब वो अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तब? हमारा एक बेटा उसके पास लेटा दो ताकि वह उसे ही अपना बेटा समझे। भाभी, आप हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करोगी? मुकुल, तुम कोई गैर नहीं, मेरे अपने हो और मैं अपनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम्हारे पास रहेगा तो क्या हुआ, बेटा तो हमारा ही रहेगा ना। गौतम एक बच्चे को तापसी के पास लेकर जा ही रहा था कि उसने देखा तापसी वहीं दरवाजे पर खड़ी उनकी बात सुन रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। तापसी, इस हालत में तुम यहाँ? तापसी अर्चना के पास पहुंची और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तापसी, उठो, मेरे पास आओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीदी, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे सच्चाई का कभी पता नहीं चलता। मैंने अपना बच्चा खो दिया दीदी, और आप मेरी खुशी के लिए मुझे अपना बच्चा देने को तैयार थी। दीदी, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। ये क्या कहे जा रही हो बहू? मैं सच कह रही हूँ। मैंने दीदी के साथ हमेशा 400 बीसी की थी। जानती हो, आपके दूध में हमेशा पानी मैं मिलाती थी और अक्सर स्कूटी हमेशा मैं ही पंचर करती थी। गोद भराई के लिए माँ जी जो साड़ी लाई थी वह मुझसे जली थी और मैंने वह साड़ी दीदी की साड़ी से बदल दी। ये जो दीदी ने पुश्तैनी हार पहना है ये नकली है, और यहाँ तक कि मुकुल को अलग होने के लिए मैंने ही उकसाया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मैंने अपना बच्चा खो दिया। तापसी, मैं सब जानती हूँ। मैंने ये सारी बातें एक दिन तुम्हें तुम्हारी सहेली से फोन पर बताते हुए सुना, लेकिन उस बात का मुझे जरा भी मलाल नहीं है। मगर तुम्हारे बच्चे के जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी, आप महान हैं। मेरी चालाकियों को जानकर भी आपने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं एक शर्त पर माफ करूंगी कि आज के बाद इस तरह की गलतियां तुम दोबारा नहीं करोगी और इन दोनों में से एक बच्चे की परवरिश तुम करोगी। तापसी ने एक बेटे को उठाया और छाती से लगा लिया। जेठानी की दरिया दिली देवरानी की 400 बीसी के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय बाय।